वेरी गुड इवनिंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आदर्श श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक विद अटल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने मुहावरे की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा और उनका वाक्य प्रयोग हम कैसे करते हैं उनसे जो है उनके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं जो लाइव जुड़ चुके हैं उनको वेरी गुड इवनिंग। और ज़्यादा बात ना करते हुए बिल्कुल हम परिभाषा पर चलेंगे। देखो, बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं, हम जुड़ते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हम पढ़ते सबका नाम है, कुछ आईडी इश्यूज़ की वजह से किन्हीं किन्हीं की आईडी जो है किसी अदर नेम से है या इस तरह से, तो उनकी वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा इधर उधर की बातों से अच्छा है कि अपने टॉपिक पर उन पर ध्यान दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित हुआ जाए। तो चलिए आज हम मुहावरे के बारे में समझते हैं। सबसे पहले लिखा है मुहावरे की परिभाषा क्या है। मुहावरे की परिभाषा में कह रहा मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है ना। अरबी भाषा है तो यानी ये मुहावरा शब्द जो है ना, वो विदेशज भाषा यानी विदेशज भाषा का शब्द है। विदेशज वो भाषाएं होती है। अभी तत्सम तद्भव देशज और विदेशज का हमने परिभाषा बताया था, उसमें तत्सम तद्भव के बहुत सारे शब्द बताए थे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव, तो उन्हीं तरह से मुहावरा शब्द इसमें कह रहा कि अरबी भाषा का शब्द है। इसको पढ़ के हम कह सकते हैं मुहावरा शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। दूसरी चीज़ है कि मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत, है ना। इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। तो देखिए कैसे दी जा सकती है उसकी। देखिए उदाहरणों के द्वारा ही हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझा पाते हैं। अगर हम गणित में कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उनसे संबंधित अगर हम प्रश्नों को देते हैं उदाहरण स्वरूप, तो फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम जो है आसानी से उस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। उसी तरह से इसने भी मुहावरे जो है उदाहरण के रूप में दिए हैं, उनका प्रयोग कैसे करेंगे तब हमको मुहावरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। चलिए लिखा है अंधों में काना राजा, है ना। थोड़ा सा प्रिंट में मिसप्रिंट हो चुका है लेकिन फिर भी जो है आप समझिए कि ये ना लिखा है यहाँ पर, तो ना है ना। तो अंधों में काना राजा, तो उसका अर्थ क्या होता है कि मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान माना जाता है। जैसे कौओं में हंस राजा कहा जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कौओं में हंस राजा। जहाँ 10 कौवे हैं और उनके बीच में एक हंस चला गया तो वो मूर्ख भी रहे या कैसा भी रहे, तो उसी प्रकार से हम कहेंगे कि जो जहाँ पे मूर्खों की सभा है उनमें अगर कोई एक विद्वान है तो वो अपने आप को क्या समझेगा, अपने आप को राजा के समान समझेगा। तो इसी तरह से ये मुहावरे का अभिप्राय है, अर्थ है। अगर कोई कहेगा अंधों में काना राजा है, इसका क्या अर्थ है, तो कहोगे मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति विद्वान माना जाता है ना। तो इस चीज़ को जान लीजिए, है ना। जैसे किसी किसी के घर पे कोई पढ़ा लिखा ना हो और उनमें कोई एक आदमी व्यक्ति जो है सफल हो जाए या किसी तरह से आगे बढ़ जाए तो सारे जो है वही उसी व्यक्ति की चलती है पूरे परिवार में। तो इस तरह से याद रखेंगे अंधों में काना राजा, तो यानी मूर्ख में जो है एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो है क्या है, विद्वान माना जाता है। अब उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे। लिखा है अनपढ़ गांव में हाई स्कूल फेल रामू आदर पाकर अंधों में काना राजा बना हुआ है। जैसे जहाँ पर कोई ना पढ़ा लिखा हो ऐसा गांव है कोई, और जिसमें रामू नाम का व्यक्ति है जो हाई स्कूल फेल है, वैसे पढ़े लिखे यानी ग्रेजुएट पर्सन जो होंगे या जो वेल लिटरेट पर्सन होंगे, शिक्षित होंगे, उनमें तो रामू को क्या माना जाएगा, रामू को माना जाएगा कि ये बिल्कुल पुअर स्टूडेंट है या एक तरह से बेकार आदमी है जो हाई स्कूल की परीक्षा फेल कर गया। लेकिन चूंकि पूरे गांव में सभी लोग जो हैं अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, है ना, लिटरेसी का नाम ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है अनपढ़ हो गए सारे। और अनपढ़ गांव है पूरा, उसमें हाई स्कूल क्या है, रामू ने हाई स्कूल किया है और वो भी क्या है, मतलब हाई स्कूल भी पास नहीं किया लेकिन जो है हाई स्कूल तक पहुंचा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो है रामू को क्या है, रामू जो है आदर पा करके अंधों में काना राजा बना हुआ है।
यानी जहाँ पर कोई पढ़ा लिखा ना हो, अगर एक व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा या थोड़ा बहुत ज्ञानी पहुँच जाए तो वहाँ पर वो जो है सम्मान पाने लगता है, तो वो अपने आप को राजा के समान समझने लगता है। तो इसी से भाव लिया गया है कि अंधों में काना राजा होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझते रहेंगे और नोट भी करते, साथ साथ नोट भी करते रहिए। देखिए फिर कह रहा अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना, यानी अंधे की लकड़ी क्या है। अब आप देखिए कोई व्यक्ति अंधा है तो पहले तो उसको दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो वो उसको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि वो आगे बढ़े, किसी चीज़ को फील करे, समझे कि ये क्या है, ये क्या है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं समतल मार्ग है, कैसा है। तो वो लकड़ी के सहारे इस चीज़ को जो है प्रयोग करता है। पहले लकड़ी रखता है, मान लो गड्ढा रहेगा तो वो लकड़ी आगे की तरफ चली जाएगी, थोड़ा दब जाएगी, तो इससे समझ जाएगा गड्ढा इधर नहीं जाना है। तो अंध तो एकमात्र अंधे, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसका एकमात्र सहारा जिस तरह से उसकी छड़ी या लकड़ी होती है, उसी तरह से अंधे की लकड़ी होने का अभिप्राय है एकमात्र सहारा, है ना। कोई ओनली सपोर्ट किसी चीज़ का हो। जैसे प्रयोग उसका हुआ, एकलौता पुत्र माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी जैसा होता। अगर किसी के पास एक ही पुत्र है और वृद्ध माता पिता उसके वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं, है ना, और शरीर में उतनी ताकत नहीं रह गई कि वो कोई कार्य अपने से स्वयं कर पाएँ, तो उनके लिए वो जो इकलौता पुत्र है यानी अकेला लड़का जो है वो किस तरह से काम करे, एकमात्र सहारा होगा या अंधे की लकड़ी हो जाएगा। समझ में आया ना। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। फिर कह रहा अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना यानी ऐन वक्त पर मना कर देना। जैसे आपको पहले आपको यदि कोई कह दे कि आप आना, जैसे कोई आपका फ्रेंड हो, कहना कह दे कि आप आना, ठीक है मैं आपको अपनी नोटबुक दे दूँगा, कंप्लीट कर लेना। लेकिन लास्ट टाइम पे जैसे ही कल टीचर जो है उसको चेक करने वाले हैं, कल कॉपी को, या 2 दिन बाद चेक करने वाले हैं, और वो 1 दिन पहले कह दे कि हम नहीं दे पाएंगे भैया, तो इस तरह से अंगूठा दिखाना ये शब्द जो है यहाँ से लिया गया है, और इसका मतलब होता है ऐन वक्त पर, यानी मौके पर ही धोखा दे देना या मना कर देना। तो देखिए ज़रा प्रयोग इसका है कि श्याम से मैंने 100 रुपये उधार मांगे, पर उसने अच्छी दोस्ती निभाई जो ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। याद रखना है, जैसे अब जब आपको मान लीजिए कि क्लास में ही दे दिया जाए कि अंगूठा दिखाने का वाक्य प्रयोग क्या होगा, यानी ऐन वक्त पर मना कर देना होता है। तो याद रखना, तो इस अंगूठे दिखाने का वाक्य में कहीं न कहीं प्रयोग हुआ हो, आप देख लीजिए। मतलब इस आत्म प्रशंसा करने का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, इसका अर्थ है आप आत्म प्रशंसा। लेकिन जो है, जो शब्द अंगूठा दिखाना है, जैसे जो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, वाक्य प्रयोग अगर आपसे करने के लिए कहेगा तो हमको उसके अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि अर्थ का ही वाक्य प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अर्थ का नहीं, उस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है, और मुहावरे का अर्थ जानना है कि इसका होगा क्या। अर्थ समझने से थोड़ा सा ये पता चलता है कि हाँ इस वे में इस तरह से इसका मतलब ऐन वक्त पर मना कर देना, अंगूठा दिखाना, है ना। तो अंगूठा दिखाने का, जैसे अंगूठा कोई दिखा रहा है तो क्या इसका अभिप्राय है, ऐसा तो कुछ है नहीं, थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जब उसका हम अर्थ समझ लेते हैं, ऐन वक्त पर मना कर देना, तब वहाँ से जो है हम उसके सेंस को समझ पाते हैं और फिर आगे उसका वाक्य प्रयोग करते हैं कि श्याम से मैंने 100 रुपये उधार मांगे, पर उसने अच्छी दोस्ती निभाई जो ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा है आगे, देखिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी आत्म प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा। बहुत लोग होते हैं ना, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हैं कुछ भी नहीं, और मुझे ये आता, मुझे वो आता। देखिए हमेशा मैं बता रहा हूँ आपसे, हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा जो है शांत और जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट जो है बच्चा है, जो बिल्कुल अपने एम की पर्पज के प्रति बिल्कुल गोल उसने सेट कर रखा है, और बहुत ज़्यादा जैसे
बच्चों को बोलना भी चाहिए, और लेकिन आत्म प्रशंसा करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा जो है मुँह की खाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं, अपने मुँह नहीं। जब आपकी कोई दूसरी प्रशंसा, कोई दूसरे व्यक्ति प्रशंसा करने लगे, तब आप समझिएगा कि आप एक गुण और एक विद्वान व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन जब आप ही खुद अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं, मुझे तो क्रिकेट भी आता है, मुझे बॉल आता है, वैसे चला कोई बॉल फेंक रहा है, आप बैट छोड़ करके भग गए, वहाँ डर गए आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वालिटीज़ आप में हैं, यदि कोई दूसरा अगर आपको प्रेज़ करे उस तरह से, तो वो मानना चाहिए। तो इस तरह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है आत्म प्रशंसा करना। ठीक है। प्रयोग क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले व्यक्ति का सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वास्तव में ये बात बिल्कुल सामाजिक और सत्य बात है कि जो कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, यानी स्वयं की प्रशंसा करने में तल्लीन रहता है, धीरे धीरे जब सच्चाई पता लगती है सबको, तो धीरे धीरे उसकी क्या है, उसकी सम्मान यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए जो है आपकी अन्य लोग प्रशंसा करें, खुद से आप अपने बारे में कुछ भी मत कहिए, या जो थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी दीजिए, बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ करके ना बताइए अपने आप को। तो वही चीज़ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। आँखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। जिस प्रकार से सभी जो है बच्चे, यहाँ पे इकलौता पुत्र कहा है, इकलौता हो चाहे दो पुत्र हों चाहे 3 पुत्र हों, तो उससे मतलब नहीं है। पुत्र माँ के लिए क्या है, अत्यधिक प्रिय होते हैं। अगर आप एक माँ को धन देंगे और कहेंगे एक पुत्र हमको दे दो, तो वो पुत्र नहीं देना चाहेगी, है ना। तो क्योंकि धन से ज़्यादा प्रिय उसको क्या होगा, उसका पुत्र होगा या उसकी पुत्री होगी। तो यानी आँखों का तारा होने का मतलब अत्यधिक प्रिय होना, और इकलौता पुत्र माता पिता की आँखों का तारा होता है ना। तो पुत्र या पुत्री हो, वो कोई भी हो, इकलौत यहाँ पे भाई वाक्य प्रयोग किया गया है, लेकिन याद रखिए कि इकलौत जो है, इसको पढ़ लीजिए एक बार और इसको लिख भी लीजिएगा। इकलौता पुत्र, जैसे कि जिस किसी की एक ही पुत्र होता है, 2 पुत्रों में थोड़ा सा आजकल के समय में ये सब जो है नहीं उतनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, लेकिन इनको याद रखने की चीज़ है कि किस तरह से वाक्य प्रयोग होगा। अगर इस तरह का आ रहा है तो यही इसका जो है वाक्य प्रयोग मतलब सही हो जाएगा कि इकलौता पुत्र माता पिता की आंखों का तारा होता है। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत अधिक प्रयास करना। जैसे कोई भी चीज़ है, अब नवोदय के लिए ही प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या है, अभी टेस्ट था, लेकिन कुछ बच्चे हमको जानकारी मिली कि कुछ बच्चे जो प्रीवियस, क्योंकि जब पर्यायवाची का टेस्ट था तो उससे पहले कुछ बच्चे प्रीवियस वीडियो को बार बार उन्होंने देखा 2-3 बार, और जिससे क्या हुआ कि जब टेस्ट हुआ तो उनका बिल्कुल कंप्लीट मार्क हो गया। तो अभिप्राय इससे ये है कि कोई भी चीज़ का मैक्सिमम टाइम पर उसको प्रयास करना, उसके लिए जो है उसको प्राप्त करने, उसको अचीव करने के लिए, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका आकाश पाताल एक करना, यानी अत्यधिक बार प्रयास करना। तो हम सभी को जो है, हमको आपको सारे बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना, ताकि हम अच्छे से अच्छी जगह पहुंच सकें। तो इसका प्रयोग है कि टिकट पाने के लिए नेताजी, है ना, आकाश पाताल एक कर रहे हैं। भाई चुनाव होता है, विधायकी का, सांसदी का चुनाव होता है, प्रधान पद के लिए चुनाव, ग्राम पंचायत है का जो प्रधान प्रत्याशी होता है उसके लिए चुनाव होता है। तो इन सभी चुनाव के लिए क्या है, लोग जीतने के लिए तो प्रयास करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम टिकट प्राप्त करने के लिए प्रयास करते। तो जब टिकट मिल जाता है, भाई ग्राम प्रधान के चुनाव में टिकट मिलना उतना कठिन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा है, यानी जो जैसे सांसद के पद का हो, या किसी आप कहेंगे विधायक के पद का हो, तो इस तरह से उस पर थोड़ा सा मिलना कठिन है। तो वहाँ पे कह रहा है कि टिकट पाने के लिए नेताजी आकाश पाताल एक कर रहे हैं, मतलब अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से हमको मिल जाए। अक्ल सठियाना क्या होना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि जैसे गांव में आप बोलते हुए सुने होंगे कि सठिया गया लवा का, तो उस तरह से क्या मतलब है कि सठियाने का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी आपके पास जो है जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है, तो उस तरह बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो जवान लड़के पर हाथ उठाते हो, तुम्हारी अक्ल तो सठिया
अक्ल तो सठिया नहीं गई है। मतलब ये जो है ये कोई महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि जवान लड़के पर हाथ उठाते हो, तुम्हारी तो अक्ल सठिया गई है। मतलब अपने अपने से कहा गया है कि पंचवर्षेण लालेत खड और 10 वर्षेण ताड़ेत कोड़से वर्षे पुत्र स मृत्युवत व्यवहार आचरित। मतलब जब जवान लड़का हो जाए तो उसको मित्र की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। 5 वर्ष तक जो है उसको डांट फटकार के, उसको ताड़ना दे करके किसी तरह से उसको सही वो करना चाहिए। लेकिन और 10 वर्ष तक, सॉरी, 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए। और उसके बाद जो आए वर्ष 10 वर्ष, तो उनमें उनको अनुशासित करके उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे 16वां वर्ष हो जाए, यानी युवा अवस्था में जब वो रहें, तो उनमें जो है बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। चलिए, अब आगे है कि अंगारे उगलना, क्रोध भरी बातें करना। अंगारे उगलना का मतलब क्या है? क्रोध भरी बातें करना। आज किसी की मुसीबत आने वाली है क्योंकि नेताजी आज अंगारे उगल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जैसे क्रोध भरी बातें कर रहा हो, तो इसका मतलब वो क्रोध में है और वो किसी न किसी को हानि पहुंचा सकता है। तो याद रखिए कि यदि कोई आपके सामने भी अगर यदि कोई अंगारे उगले यानी क्रोध भरी बातें करे, तो वहाँ से हट जाना ही औचित्य होता है। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि हम गलत कर रहे हैं कि या सही। इसलिए जो है, तो याद रखना, अंगारे उगलने का क्रोध भरी बातें करना ही होता है। और उसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज किसी की मुसीबत आने वाली है क्योंकि नेताजी आज अंगारे उगल रहे हैं। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बात समझाई जाए तो वो बिल्कुल उसके ही विपरीत कार्य करने लगते हैं, यानी बिल्कुल मूर्ख या जड़ होते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आती है कि ये गलत है कि ये सही है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। तो यहाँ से हम समझ लेंगे कि अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। ठीक है। प्रयोग क्या है? तुम तो पूरे अक्ल के दुश्मन हो, कैसे फटे नोट ले आए हो, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा आप ही हो या आप में से कोई एक हो या कोई अगल बगल का बच्चा हो, और वो उसको माँ ने दिया कि जाओ ये लो 50 रुपीज़ और जाओ कुछ ले करके आओ, सामान लेके आओ, हैं, बिस्किट लेके आओ या चॉकलेट लेके आओ या कुछ अपने लिए खा लेना, बाकी पैसे ले आना। तो आप 5 और 10 रुपीज़ उसमें से एक्सपेंड आपने कर दिया, खर्च कर दिया, बाकी आप लेकर आए। तो उनमें से दो एक फटी नोट लाए। तो माँ के द्वारा ये सब कहा जा सकता है कि तुम तो पूरे अक्ल के दुश्मन हो और कैसे फटे नोट ले आए हो। तो वो इस चीज़ से समझिएगा कि अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना, है ना। तो हमको हमेशा चीज़ों को जांच परख के ही लेना चाहिए कि सही नोट दे रहा है कि फटी नोट दे रहा है। तो अब आगे देखिए, अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना। अंगूठे पर मारने का अभिप्राय है परवाह ना करने से, है ना। जो आपकी परवाह केयर नहीं करेगा वो उसका अभिप्राय हुआ कि अंगूठे पे मार रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अंगूठे पर मारना मतलब परवाह ना करना, है ना। प्रयोग क्या है? आप जैसों को तो मैं अंगूठे पर मारता हूँ, यानी ऐसा इसका मतलब होगा कि मैं आप जैसे लोगों को तो मैं पैरों के बराबर भी नहीं, पैरों की जूती भी नहीं समझता। बहुत लोग ऐसे कहते हैं। तो यानी परवाह ना करना, यानी ये कि उसकी कोई कीमत ना समझना, बिल्कुल ये शब्द हो जाएगा। तो आप जैसों को तो मैं पैरों पर मारता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपकी कोई वैल्यू नहीं समझता हूँ। और उसके बाद कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, है ना। बहुत सारे लोग एक दूसरे से सहयोग की भावना से जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही अपना काम निकल जाता है उसके बाद वो दूसरे के कार्य की बारी आती है तो वो उस पर जो है अपना मुंह फेर लेते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ अपना काम निकालना, दूसरा चाहे भाड़ में चला जाए तो क्या हुआ। तो इस तरह से कभी भी ये आदतें नहीं सीखनी चाहिए। सहयोग से ही संगठने शक्ति कलयुगी कहा गया। सहयोग करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपना काम निकालना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रयोग इसका होगा, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने में कभी नहीं चूकते। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने में कभी नहीं
चूकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। अब जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण हमने जो है आपके लिए बिल्कुल पर्यायवाची मुहावरे वाले शब्दों को जो है ढूंढा है, मुहावरे ढूंढा है, और उनका प्रयोग अर्थ कैसे होगा, उनका प्रयोग कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हैं एक तरीके से। इन सबको चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब होता है स्वावलंबी होना, सेल्फ डिपेंडेंट इसको कहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट यानी खुद के ऊपर जिसके पास जो है स्वावलंबन हो, खुद पे भरोसा हो, तो स्वावलंबी बनना ही चाहिए। अपने पैरों पर सबको खड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। माँ बाप तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ माँ बाप के लिए करें। तो स्वावलंबी बने, और स्वावलंबी बन करके जो है अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते रहें। आपको भी ईश्वर ने मौका दिया है नवोदय में सेलेक्ट होकर के आप भी स्वावलंबी बन सकते हैं। तो हमारा सबके साथ बिल्कुल यही हमारी गुजारिश है आप सभी बच्चों से कि बिल्कुल स्वावलंबी बन के आप जो है आगे बढ़ते रहिए और मेहनत से पढ़ करके सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी बनना, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट। प्रयोग ने कर बेटी की शादी तभी करनी चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है। अगर जैसे बेटा है कोई, आप शादी कर देंगे तो वो माँ बाप के आश्रित हो जाएगा। लेकिन जब वह कोई जॉब पा जाए यानी कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट कर ले तो वो स्वावलंबी हो जाएगा, मतलब वो माँ बाप से नहीं मांगेगा, तब स्वयं खर्च करने लगेगा। तो ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटे की शादी तभी करनी चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब वो अपने पैरों पर, जब कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए या कोई लड़का या लड़की भी हो, तो उस तभी उसकी विवाह के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा नहीं। आँख से ओझल हो जाना, देखो विवाह से संबंधित अभी शायद आज या कल में ही प्रस्ताव आया है कि बेटियों की शादी अब जो है 18 साल नहीं 21 साल के बाद ही होगी। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखिए, आँख से ओझल होना मतलब गायब हो जाना। आँख से ओझल होना मतलब क्या हो जाएगा, गायब हो जाना, आँख से ओझल हो जाना। देखते ही देखते जेब कतरा आँखों से ओझल हो गया। जैसे कोई चोर है, मान लो कि किसी चोर ने कुछ चुराया, लोग उसको दौड़ा रहे हैं बीच में, और चालाकी से कहीं जा कर के छिप गए, यहाँ से वहाँ से दूसरे रास्ते से निकल गया। तो ये आँखों से ओझल हो जाना या गायब हो जाना, है ना। तो यानी देखते ही देखते जेब कतरा आँखों से ओझल हो गया। आगे देखिए, आँखों में रात काटना यानी सारी रात जागना। आँखों में रात कटेगी, भाई रात तो बिस्तर पर कटती है ना। आराम से हम जो है जो भी हमारे सब पास व्यवस्था होती है उससे बिस्तर कंबल इत्यादि लेकर के सोते हैं, तो आसानी से नींद आ जाती है। लेकिन जब आँखों में नींद काटेगा तो भाई सोने के बाद इंसान को कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि इंसान सिर्फ आँख बंद किया रहता है और सारी रात जो है जगता रहता है किसी बारे में चिंता को लेकर या किसी तरह से। तो इसी को कहते हैं सारी रात जागना या आँखों में रात काटना। तो दर्द के मारे ऐसा छटपटाता रहा कि आँखों में रात काटनी पड़ी। कभी कभी किसी पीड़ित व्यक्ति को जो है कोई समस्या आ जाने पर जो है वो क्या है पूरी रात नहीं सो पाता, तो ऐसे के लिए कहेंगे कि वो आँखों में रात काटता रहा। तो चलिए देखिए, आड़े हाथों लेना यानी ताना देकर शर्मिंदा करना। आड़े हाथों लेना मतलब ताना देकर शर्मिंदा करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाले, है ना, बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वालों की बोलती तभी बंद होती है जब उन्हें आड़ो हाथे ले लिया जाए, है ना। तो करा कि बहुत बढ़ चढ़कर कुछ लोग बोलते हैं ना, व्यंग बोलने वाले, है ना, ऑड वर्ड बोलने वाले। तो कुछ लोग ऐसे जो दुश्मन टाइप के होते हैं या जो किसी से जलते हैं, ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को जो है क्या है ऊंच नीच या उल्टा पल्टा बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वालों की बोलती तभी बंद हो जाती जब उन्हें आड़े हाथ ले लिया जाए। यानी
क्या है, जब उनको ताना देकर अच्छे से शर्मिंदा किया जाए तभी कोई बोलने वाला व्यक्ति तभी चुप हो पाएगा, और तभी आपकी जो है असली क्वालिटी को, असली जो है आपकी पहचान को जान पाएगा। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखने में तो आपके लगेंगे कि आपके बहुत परम मित्र हैं, लेकिन जब आपको कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाएगी कि हाँ हमको इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, तो वहाँ पर ही वो छोड़ करके भाग जाएंगे। तो आस्तीन का सांप या किसी विरोधी व्यक्ति से भी मिल करके जो है आप साथ आपके भी रहेंगे, आपका खाएंगे, और किसी विरोधी व्यक्ति से आपके खिलाफ साजिश भी रचेंगे। तो इस तरह से इसका प्रयोग करें। आस्तीन के सांपों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आस्तीन के सांपों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वे शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है ना, वे शत्रु से भी अधिक खतरनाक होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आंखें चुराना का मतलब होता है संकोच करना या सामना न करना, संकोच करना या सामना न करना, संकोच करना या सामना न करना, है ना। तो आंखें चुराना होता है, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग देखिए। ऐसा काम क्यों किया जाए कि सबसे आंखें चुरानी पड़े, यानी ऐसा कोई कार्य ही क्यों किया जाए जिससे क्या है आपको किसी के सामने जो है आंखें चुरानी पड़े या आंखें झुका कर के ले जानी पड़े, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आंखें चुराने का संकेत क्या है, संकेत संकोच के कारण सामना ना करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब आक्रमण का प्रबल प्रत्युत्तर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब क्या हो जाएगा, आक्रमण का प्रबल प्रत्युत्तर, है ना। चलिए देखिए आगे कह रहा है ईंट का जवाब पत्थर से देने का अभिप्राय आपका आक्रमण का प्रबल प्रत्युत्तर देना, यानी इस चुनाव में नेताजी ने विरोधियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भाई चुनाव है, आने वाला 2022 का भी आपका चुनाव जान ही रहे हैं तो चुनाव में भाई क्या है, इस चुनाव में नेताजी ने विरोधियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब जो जीतेगा भाई वही नेता जो है अपने विरोधी का क्या करेगा, जवाब देगा किससे, ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब बिल्कुल आक्रमण या प्रबल प्रत्युत्तर देना, है ना, बिल्कुल। ईद का चांद होना क्या मतलब होता है, बहुत समय बाद दिखाई देना, है ना। बहुत सारे लोग कहीं चले जाते हैं गांव में, छोटे पे हम लोगों के दोस्त या मित्र या ये ऐसे रहते हैं, और लेकिन किसी अनिवार्य कार्य के कारण या उनके माँ बाप शहर में रहते हैं तो चले जाते हैं, फिर बाद में गाँव में आते लोग कहते हैं अरे वाह, है ना। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय ये है कि आपको समझने के लिए हम इस तरह से कह रहे हैं, मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना, है ना। तो आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत समय बाद दिखाई दिया होगा। तो आप ईद का चाँद कहते हैं, लोग कहते हैं आप ईद के चाँद हो गए थे, तो उसी तरह से जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम ईद के चाँद हो गए हो, यानी बार बार आप दिखाई नहीं देते, अब बिल्कुल अंदर ही रहते हो, या पता नहीं कहाँ रहते हो ये पता नहीं चल पाता है। तो चलिए देखते हैं। ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाने का अभिप्राय किससे है, नष्ट भ्रष्ट कर देने से है। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करके दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। तो भारत पर आक्रमण सिर्फ मुग़लों ने ही नहीं किया है, बहुत सारे मुग़लों की ईंट से ईंट बजाने वाले राजपूत हैं और बहुत सारे हिंदू शासक भी हैं। तो शब्दों में भाई हमको उदाहरण इसका वाक्य प्रयोग दिया गया, पढ़ भले लें, लेकिन एक चीज़ जान लो कि सिर्फ यहाँ पे मुग़लों ने ही नहीं जो है हर हर तरह की, जैसे हर तरह के शासकों ने जो है एक दूसरे पर आक्रमण करके, आप शिवाजी महाराज के बारे में जान लीजिए, है ना, उन्होंने नाक में दम कर रखा था। तो इस तरह से ईंट पे ईंट बजा देने का मतलब है क्या, कि बिल्कुल उसको जो है मात दे देना, यानी उसको बिल्कुल उसकी हार का आभास करा देना, है ना।
तो इस तरह से उल्टी गंगा बहना का मतलब परंपरा के विरुद्ध काम करना। जैसे जहाँ पे सब लोग क्या है, सास ससुर के पैर छूकर राजू की उल्टी गंगा देखिए, सास ससुर के पैर छूकर राजू उल्टी गंगा बहा रहा है। सास ससुर के पैर छूकर राजू उल्टी गंगा बहा रहा है। तो चलिए आगे, चलिए। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अभिप्राय है? ऊंट के मुंह में जीरा से अभिप्राय है अधिक खाने वाले को कम देना। अब जैसे कोई हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी आ गया और उसको हम दे रहे हैं कि सर एक बिस्किट खा लीजिए, पानी पी लीजिए, तो खाना नहीं है वैसे, है ना। तो इस तरह से हम जो है एक इस तरह से कहें कि हाँ बस इतना ही है। तो ऐसा ऐसा क्या कर ऐसा करना हो जाएगा कि ऊँट के मुंह में जीरा देना। जैसे दारा सिंह बहुत अच्छे पहलवान थे हमारे देश के, दारा सिंह जैसे पहलवान को 250 ग्राम दूध देना, ऊँट के मुंह में जीरा। ऐसे लोग क्या है, 5-5 6-6 लीटर दूध पी जाने वाले लोग होते हैं, 10-10 लीटर। तो ऐसे लोगों को अगर 250 ग्राम यानी एक पौध अगर हम वो देंगे, दूध देंगे, तो उनके मुंह में जीरे के समान है। जिस तरह ऊँट के मुंह में जीरे का कोई मोल नहीं है, उस तरह से ऐसे महान व्यक्ति के जो है या पहलवान व्यक्ति के शरीर में उतने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब देखिए, 1 और 1 11 होने का मतलब है संगठन से शक्ति बढ़ जाना, है ना। अब जैसे किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, अकेले हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन अगर 2-4 लोग मिल जाते हैं उनमें, तो क्या हो जाता है, संगठनी शक्ति कलयुग, यानी संगठन से शक्ति बढ़ जाती है। तो पिताजी ने कहा कि तुम दोनों भाई मिलकर रहना, तब, है ना, तो तुम दोनों भाई मिलकर रहना। फिर कह रहा है पिताजी ने कहा कि तुम दोनों भाई मिलकर रहना, तभी लोग तुमसे डरेंगे, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। जैसे आप देखिए कि मान लो आप हैं अकेले, तो कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो डरा दे रहा है, लेकिन जब आप और आपका भाई दोनों रहेंगे तो ये जो है संभावना कम हो जाएगी, या आप दोनों लोग डट करके उसका सामना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा कि तभी लोग आपसे डरेंगे। और ये एकता जो होती है, एकता होनी ही चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत अधिक प्रयास करना। कोई भी चीज़ है, आप उसे पाने के लिए अगर बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा देना। तो बस सही बात है, बिल्कुल आपको भी यही कार्य करना है, आपको भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना है, बिल्कुल। परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। जिस तरह से हम जो है हर कार्य छोड़ करके आप लोगों के लिए 1 घंटे का समय निकालते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए लग जाएंगे बिल्कुल, और उनको सफलता दिला के रहेंगे। आप अगर प्रतिदिन इसको प्रायः पढ़ रहे हैं, प्रायः क्लास में जुड़े हुए हैं, तो 100% मैं हर बच्चों को ये भरोसा दिला रहा हूँ। अभी तो मैथ की कक्षाएं संचालित नहीं कर पा रहा हूँ लाइव, उनको भी करूँगा। हर टॉपिक पर आपके मैं लेक्चर लाऊँगा, और बस आपका सहयोग होना चाहिए। तो कह रहा है एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत अधिक प्रयास करना। अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि हमारी मेहनत में जो है अच्छाई है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, तो कृपा करके जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोग लाइक करिए। सारे लोग 80 से 100-150 व्यू होता है, तो सारे लोग अगर लाइक करेंगे तो हमको भी एक इनकरेजमेंट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करिए, ताकि उत्साहवर्धन हमारा होता रहे और हम आपके लिए रात दिन एक करके अपना जो है आपके लिए लगे रहें। चलिए देखते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अभिप्राय है जो है बहुत अधिक प्रयास करने से है, आपको भी यही कार्य करना है। एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी वह आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण ना हो सका, ऐसा नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। कोई भी अगर
व्यक्ति जो है, क्षम्यता, कोई भी व्यक्ति अगर अत्यधिक प्रयास करेगा, है ना, तो वो कोई भी ऐसी परीक्षा है ही नहीं जो वो उत्तीर्ण न कर पाए। कोई भी व्यक्ति होगा। जब वरदराज जो कात्यायन का शिष्य था, जो एक प्रकांड पंडित बन सकता है, जो बिल्कुल उसको कुछ आता नहीं था, तो उस प्रकार से अब बाद में उस कहानी को पढ़ेंगे या किसी दिन मौका रहा तो हम सुना देंगे। एक मूर्ख लड़का जो वरदराज नाम था उसका, उसको कक्षा में लोग वृषभ राज यानी बैल बुद्धि बुलाते थे, बैल के नाम से बुलाते थे। और वो उसने जो है कुएं की चकली से सीख लिया, और किस तरह से रस्सी काट करके पत्थर को रगड़ करके पत्थर काट देती है। तो हम क्यों रगड़ करके अगर प्रयत्न करेंगे तो हम भी विद्वान बन सकते हैं, और उसका नाम इतिहास में दर्ज है, बहुत सारे ग्रंथ उसने लिख डाले। तो क्षम्यता। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि अत्यधिक प्रयास करना जो है कभी भी असफल नहीं जाता है। संस्कृत के एक प्रकांड पंडित ने भी कहा है कि यदि आप असफल होते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो है सफलता के लिए किया गया प्रयास ही जो है कहीं न कहीं उसी में कमी थी। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे। कह रहे हैं एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब जो है वाक्य प्रयोग के लिए वह आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आगे देखिए, कह रहा कि प्रयोग, नेताजी से पंगा लेकर तुमने ओखली में सिर दे दिया है, अब तुम्हारी खैर नहीं दिखती है। जैसे किसी बड़े व्यक्ति से हमें जो है बिल्कुल भी जानबूझकर उससे टकराना नहीं चाहिए, है ना। तो जिस लेवल के हम हैं उसी के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए, है ना। तो नेताजी से पंगा लेकर, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, नेताजी से पंगा लेकर तुमने उखली में सिर दे दिया है, अब तुम्हारी खैर नहीं दिखती है। तो आगे देखिए, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। बहुत सारे लोग ईर्ष्यालु होते हैं, है ना। तो उसके लिए है कि कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, है ना, जिलस करना। तो प्रयोग है क्या, मेरी लॉटरी खुल जाने पर पड़ोसी के कलेजे पर क्या है, सांप लौटने लगा, है ना। सांप यानी लाट भाई कि कोई व्यक्ति है, गरीब है, और आसपास बहुत सारे पड़ोसी हैं, और उसका 1 आध करोड़ का लॉटरी लग जाए। तो बगल वाला क्या है, बगल वाले को क्या है, बहुत बेचैनी होने लगी, अरे बाप रे बाप, यहाँ से कितना सारा पैसा पा गया। तो उस तरह से यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग किया गया है, ईर्ष्या करना यानी सांप लौटने से है। कागजी घोड़े दौड़ाना, काम ना करने की योजना बनाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब काम ना करने। बहुत सारे लोग जो है, आप बहुत सारी योजनाएं देखते होंगे, बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा होती थी पहले, या अभी भी होती होंगी, क्या पता, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन लोगों का कहना होता है कि सिर्फ कागज़ पे है, वास्तविक रूप से इसका कोई नाता नहीं है। जैसे हॉस्पिटल बनवा दिया इतने, तो ऐसा नहीं है, वास्तविक भी होता है कुछ चीज़ें, लेकिन क्या है बहुत जगह पे ऐसा होता है कि सिर्फ कागज़ में मकान बन गया, लेकिन वास्तव में कहीं मकान बना दिख नहीं रहा। तो यानी कि कागजी घोड़े दौड़ाने, काम न करने की योजना बनाना, सिर्फ कागज़ में। तो यानी प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर लोग कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। कहने के नाम पे तो शिक्षा जो है प्रौढ़ है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा है, लेकिन ये सब सिर्फ कागज़ पर है। वास्तविक में आप देखेंगे तो वास्तविक रूप में शिक्षा है कि नहीं है, वो चीज़ इसके बारे में कह रहा है। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब मन कड़ा करना। फिर कह रहा करोड़ों की संपत्ति का मुकदमा हार जाने का समाचार राजा साहब के कलेजे पर करा कि का समाचार राजा साहब ने क्या है, कलेजे पर पत्थर रख के सुना। भाई राजाओं महाराजाओं की बहुत सारी संपत्ति होती है, आप सभी लोग जानते हैं। अब तो भाई राजतंत्र रहा नहीं, अब जनतंत्र है, जनता का राज है। तो पहले के समय में राजाओं महाराजाओं का ही सब कुछ होता था। तो अभी भी बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक राजा महाराजा के घराने वाले ही हैं। तो अगर उनमें से कोई जो है अपनी करोड़ों की संपत्ति का मुकदमा हार जाए,
तो क्या है, तो क्या उसके कलेजे पर पत्थर रख के क्या उसने सुना? तो यानी यहाँ पे अभिप्राय से ये है कि राजा साहब कोई राजा थे और उन्होंने अपनी जो है करोड़ों की संपत्ति जो है का मुकदमा हार गए वो। और उसके बाद जो है वो समाचार जब सुन रहे थे तो उन्होंने क्या है, अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया, मैंने बहुत धैर्य से उस बात को सुना, है ना। तो ये चीज़ें हैं उस पर अपना आपा नहीं खोया, तो ये सारी चीज़ें। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब निरक्षर, अनपढ़ या इलिटरेट जिसको कहते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन। कह रहा भारत में आज भी 60% ग्रामीणों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ये बात सत्य भी है। बहुत सारे लोग आज भी जो है क्या है, निरक्षर हैं। और ये बहुत बड़ा एक तरीके से ये कहेंगे अभिशाप भी कह सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आप जैसे बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब लोग जो है धीरे धीरे शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, काम काज ना कर काम का न काज का दुश्मन अनाज का, क्षम्यता काम का न काज का दुश्मन अनाज का, बिना काम बैठे बैठे खाना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कार्य नहीं करना चाहते हैं और बस उनको आराम चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कार्य हमको करते रहना चाहिए। तो कह रहा कि मेरा साला 2 वर्ष से पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ रहा है, इसे देखकर तो बस यही कहा जा सकता है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। बहुत लोगों को अच्छे परिवार में रिलेशंस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जा करके कुछ नहीं, काम करने के लिए नहीं, बिल्कुल अपना जीवन आराम से बिताने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद के आत्मबल पर, खुद के भरोसे स्वावलंबी बनना चाहिए, खुद से व्यवसाय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखिए, कान काटना मतलब चतुर होना क्या होता है। श्याम देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बातें बनाने में बड़ों के कान काटता है। तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चतुर हो तो क्या करेगा, देखने में छोटा भले हो, है ना। सत सैया के दोहरा जो बानक के तीर, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। उस तरह से इसमें देखने में छोटा तो है कोई बालक, लेकिन जो है बातें बड़ों बड़ों के बराबर हैं उसकी, तो उसी पे आधार पे है कान काटना यानी चतुर होना शब्द आ जाएगा। चलिए आगे लिखा है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी अधिक परिश्रम का थोड़ा ही फल, अधिक परिश्रम का थोड़ा ही फल। तो चुनाव में राजकुमार ने महीनों तक दिन रात मेहनत की पर केवल 50 वोट मिले, तो लोगों ने कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जब आप किसी चीज़ के लिए अत्यधिक प्रयत्न करें और उसके अनुरूप जो है आपको फल ना मिले, तो उस शब्द के लिए हम कहेंगे कि अधिक परिश्रम तो किया लेकिन फल हमको उसके अनुरूप नहीं मिला, उसके अनुसार नहीं मिला, तो थोड़ा फल मिला, तो हम कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। याद रखिए कि इन सभी जो है प्रश्नों को आप नोट करेंगे, अगर तैयार करेंगे, याद करेंगे, और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है इन चीज़ों को पढ़ सकता है और जो है नोट कर सकता है ना। दो कोई भी आपके जो है घर में कोई भी व्यक्ति हो जो आगे की प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी जॉब के लिए जिसमें हिंदी भाषा से भी प्रश्न आते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। हमने बहुत मेहनत करके इसको जो है क्रिएट किया है। देखिए, कह रहा खेल बिगड़ जाना मतलब योजना बनते बनते बिगाड़ना, है ना, खेल बिगड़ जाना। प्रयोग है, गवाह के बयान बदल जाने से सेठ जी का खेल बिगड़ गया। गवाह के बयान बदल जाने से सेठ जी का क्या है, खेल बिगड़ गया। यानी कर जैसे खेल बिगड़ जाना, योजना बनते बनते गवाह के, यानी कोई अपराध किया और उसके अनुसार जो है फिर उसने क्या किया कि एक जो है कैंडिडेट ऐसा ढूंढा कि वो क्या कर देगा, गवाही कर देगा और हमारा काम बन जाएगा। तो गवाह के अब बयान, अब क्या है, गवाह तो ले गया पैसा वैसा दे के किसी तरह से, लेकिन जा कर के वो क्या है, गवाह ने अपना जो है उल्टी सीधी बात बता दी, तो उससे जो है क्या है, सेठ जी का खेल बिगड़ गया। उन्होंने जो योजना बनाई थी उस पर पानी फिर गया।
तो ये सारी चीज़ें हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब सबल पर जोर ना चलाकर दुर्बल पर अपना बल का प्रयोग करना। पति के आगे तो चली नहीं, अब बच्चों को पीटकर पत्नी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत को चरितार्थ कर रही है। बहुत जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत महिलाएं होती हैं, अपने पति के सामने जब चिल्लाती हैं, पति भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तो जब पति गुस्से में आ जाता है तो शांत हो जाती हैं और फिर जो है फिर वही गुस्सा अपने बच्चों पे उतारने लगती हैं। तो उस अनुसार ये कह रहा है कि ये जो है ऐसी महिलाएं जो है किसको चरितार्थ कर रही हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो चलिए इसको बस याद रखने के लिए है, इस तरह का कोई कार्य होता होगा या नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता है। गले पड़ना का मतलब ज़बरदस्ती संबंध का इच्छुक होना, है ना। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई कोई किसी जो है बदमाश व्यक्ति से हम जो है दोस्ती मित्रता यारी नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी वो कभी कभी जानबूझ करके हमसे दोस्ती रखना चाहता है, संबंध रखना चाहता, तो उससे है कि गले पड़ना यानी ज़बरदस्ती जो है मित्रता बनाने का इच्छुक होना। तो वह लड़का ज़बरदस्ती श्यामा के गले पड़ रहा है। वह लड़का ज़बरदस्ती श्यामा के गले पड़ रहा है। तो चलिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब पुरानी एवं अप्रिय बातों का स्मरण करना, है ना। कोई बात जो भूल गई है, मान लो कोई किसी के घर पे मृतक कोई मर गया है उसका प्रियजन, तो फिर उसी की बात दोहराना उसी के सामने, उसके बारे में ऐसी बातें बताना जो उसको बताने के बाद उसके सामने कष्ट होगा। तो ऐसी बातें हमें बताना ही क्यों। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब है क्या है, पुरानी एवं अप्रिय बातों का स्मरण करना। तो कह रहा कि सुख के समय गड़े मुर्दे उखाड़ने से मन दुखी हो जाता है। यदि कोई खुशी का माहौल है, उसी समय में कोई बता दे कि भैया आपके ये मर गए थे, बहुत दुख की बात हो गई, ये क्या है, जब खुशी है तो उस समय उस तरह की बातें करिए। तो ये चीज़ें हैं। गुड़ का गोबर कर देना मतलब गुड़ गोबर कर देने का मतलब है क्या, काम बिगाड़ देना। अपनी होशियारी से तुमने सब गुड़ अपनी होशियारी में तुमने सब गुड़ जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ हमको नहीं आती है और उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हाँ बहुत होशियार बनते हैं कि अरे हम कर देंगे, तो पता चलता है कि सारा कुछ क्या बेकार हो गया, काम बिगड़ गया, जो होना था वो भी नहीं हुआ और तो और उस खराब हो गया, सब एक्सपॉइल हो गया। तो अपनी होशियारी में तुमने सब गुड़ गोबर कर दिए, यहाँ से इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढावे मतलब घर का शत्रु अधिक खतरनाक होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से दुश्मनी होती है तो क्या करते हैं कि जब सामने सामने उससे निपट नहीं पाते हैं तो उसके ऐसे व्यक्ति से उससे मित्रता करने के प्रयत्न करते हैं जो घर के सदस्यों की बात ना मानता हो। तो क्या करेगा, उसी घर में रह रहा है तो उस घर की पोल जानता है, उस घर की बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रखता है, तो बता देगा। तो विरोधी उसका दुरुपयोग करके जो है फिर उस पर प्रहार करेगा या उस पर नुकसान पहुंचाएगा। तो इस चीज़ को जान लीजिए। युद्ध काल में राम स्वरूप जैसे कुख्यात जासूसों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढावे जो है होता है ना। विभीषण के बारे में कहा गया है कि भाई रावण तो इतना बलवान विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन विभीषण राम से अगर यदि नहीं मिलते तो रावण के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं जानकारी हो पाती। तो इस तरह से घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। तो आप बिल्कुल घोड़े बेचकर मत सोइए। अभी आपका 2-3 महीने 4 महीने बाद जो भी एग्ज़ाम जब भी है, बिल्कुल आप चैतन्य मन से बिल्कुल हार्ड वर्क करके उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करिए कि हम सक्सेस को पा लेंगे, है ना। इसलिए मैं भी लग गया हूँ, इस सारे काम छोड़ करके बहुत सारी चीज़ों को जो है इग्नोर करके मैं आपके लिए प्रतिदिन 1 घंटे निकाल रहा हूँ। उसके लिए अपलोडिंग साथ साथ में क्रिएटिंग, है ना। तो सारे बच्चों का हमारे सपोर्ट है और मुझे पूरा भरोसा है कि सारे बच्चे मेहनत से पढ़ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। तो एक बार सब फिर से सारे बच्चों को जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं, जिनमें नंदिनी हैं और नुमान अंसारी हैं, आयुष हैं और आद्रिका सिंह हैं, वीर सिंह हैं और नेहा यादव हैं और
इस तरह से सात्विक हैं, आदित्य यादव हैं, ओम यादव हैं, सुप्रिया दुबे हैं, पलक मिश्रा हैं, प्रियम पांडे हैं, है ना, दिव्या सिंह हैं, नैतिक तिवारी हैं, हाँ यस अर्पित वर्मा भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे, प्रखर दुबे हैं, श्रद्धा गुप्ता हैं, पम्मी सोनकर हैं, आदर्श सोनकर हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं आगे। और ये आदर्श मौर्य भी है, बच्चा है जो हमारा 3rd क्लास का है। तो सारे बच्चे ही, ऐसा नहीं है। बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत है अच्छे से। एक बार आप उनको रास्ता दिखा दीजिए, खुद चल कर के उस रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको, हमको, गार्जियन जितने भी हैं, हमको सबको हमारा ये एक संदेश है कि आप लोग बच्चों के साथ लग करके उनके प्रयत्न में सहयोग करिए। बच्चे आपके खुद ही मोती की तरह जो है चमक जाएंगे। तो चलिए ठीक है। आगे घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर होना, मतलब अब इसका प्रयोग क्या है? चुनाव जीतने के बाद नेताजी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। मतलब क्या, बहुत सारे नेता जो हैं चुनाव जीतने से पहले आते हैं, पैर छूते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं। और जब जीत जीत जाते हैं तो अपना उन पैसों का, जो जनता का पैसा होता है, उसको ले करके अपना आनंद उठाते हैं और फिर कभी मुड़ कर देखने नहीं आते कि जनता कैसी है। तो इसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोना या निश्चिंत होना। तो आगे देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपनी वस्तु का कोई महत्व नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पर चीज़ें उगाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रखते। घर पर आम हो जाए तो उनका कोई महत्व नहीं है। घर पर घी दूध है तो उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, अपनी चीज़ों का भी महत्व रखना चाहिए। तो यानी, लेकिन इस मुहावरे का अभिप्राय है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपने घर का, घर में कोई विद्वान व्यक्ति भी बहुत लोगों के होता है, और अच्छा व्यक्ति हो, सभ्य हो, संस्कारी हो, सामाजिक हो, तब भी लोग उसका महत्व नहीं। बाहर उस व्यक्ति का महत्व रहेगा लेकिन घर में नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जो मुहावरे का आप लोग अर्थ समझिए कि अपनी वस्तु का कोई, घर की मुर्गी दाल बराबर होना, मतलब भाई बाहर अभी अब, तो इस चीज़ को आप इस तरह से याद रखिए कि अपनी वस्तु का कोई भी महत्व नहीं होना। आगरा के कवि सम्मेलन में लोग सोम ठाकुर को नहीं सुनते क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब आगरा में रहने वाले जो सोम ठाकुर हैं, अगर वहाँ पे कोई कवि सम्मेलन होता तो उनको सुनना लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उन जानते हैं कि यहीं रीजनल हैं ये। तो अगर बाहर से कोई आ गया तो वहाँ उसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस ये जो है ये चरितार्थ कर रहा है घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे को। तो ठीक है, मानते हैं कि सारे बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं और सारे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, एक बार आपको फिर से बेस्ट ऑफ लक कहते हुए, और थैंक यू, सी यू टुमारो, ठीक है ना। चलिए फिर।